नमस्कार। मैं डॉक्टर नू भाई सोनी आपके साथ पुनः जुड़ गया हूँ। यदि आपने मेरे पिछले 3 वीडियोस को देखा होगा, उस पर गौर फरमाया होगा, तो आपको ज्ञात होगा कि हम लोग सिविल सूट दीवानी मामला कैसे कोर्ट में दायर किया जाए, उसकी प्रक्रियाओं पर, उसके स्टेजेस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। उसी चर्चा को आज मैं फिर से आगे बढ़ा रहा हूं। आपको स्मरण होगा कि पिछले जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि सिविल सूट कहाँ दायर किया जाए, किस स्थान के न्यायालय में दायर किया जाए और उस स्थान के किस न्यायालय में दायर किया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी पर आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कोई सिविल सूट लाना चाहते हैं, उसके लिए आपने प्रारंभिक काम कर दिया है, लीगल नोटिस दे दी है, वकालतनामा में पक्षकार के आपने दस्तखत करा लिए हैं। यदि कोई सरकार, कोई चाहे केंद्रीय सरकार हो कि राज्य सरकार हो, यदि आप उसको प्रतिवादी बना रहे हैं अपने मामले में, तो उसको बकायदा आपने सीपीसी की धारा 80 के अंतर्गत लीगल नोटिस दे दी है ना? वाद पत्र की रचना आपने कर ली है। ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में जो बातें बताई गई है उनका अनुपालन करते हुए आपने वाद पत्र तैयार कर लिया है। वाद पत्र पर आपके वकील के रूप में हस्ताक्षर हो गए हैं, सत्यापन हो गया है, शपथ पर सत्यापन आपने करा लिया है। अब उसको सिर्फ पुटअप करना है संबंधित न्यायालय के समक्ष। तो अब ये तय करना है कि आखिर वो वाद पत्र, इसको ओरिजिनालिस भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सूट भी कहते हैं, प्लेंट कहते हैं, वो आखिर किस स्थान के न्यायालय में आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, दायर किया जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि सीपीसी जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता है 1908, उसकी धाराएं, मैं आदेश नहीं कह रहा हूं, धाराएं 15 से लेकर के 20 तक इस संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण है। इनका आप अध्ययन करेंगे, इनके प्रावधानों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि आपका जो वाद पत्र है वो किस न्यायालय में, आपको किस स्थान के न्यायालय में आपको दायर करना है। चलिए, धारा 15 पे चर्चा थोड़ी सी बाद में, अभी हम 16 से लेकर के 20 तक की धाराओं पे चर्चा कर लेते हैं। धारा 16 कहती है कि यदि आपका मामला या आप जो मुकदमा या जो वाद दायर करना चाहते हैं उसका संबंध किसी अचल संपत्ति से है, गौर फरमाएंगे, किसी अचल संपत्ति से। अब अचल संपत्ति की परिभाषा तो आप जानते हैं, जमीन है, मकान है ना, ये सब अचल संपत्ति की परिभाषा में आते हैं। अब यदि मकान में कोई दरवाजे खिड़कियां लगी हुई हैं तो वो सब अचल संपत्ति का ही हिस्सा है, लेकिन जैसे ही आप उसको अलग कर देंगे, मकान को गिरा के उसका मलबा बना देंगे, दरवाजे खिड़कियां अलग कर देंगे, तत्काल चल संपत्ति हो जाएगी, है ना। तो जमीन और जमीन से जुड़ी हुई तमाम चीजें अचल संपत्ति की परिभाषा में आती हैं। यदि ऐसे संपत्ति से संबंधित कोई मामला आप न्यायालय में लाना चाहते हैं किसी के खिलाफ, तो मामला क्या हो सकता है? ऐसी अचल संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का हो सकता है, उसका स्वामित्व प्राप्त करने का हो सकता है, उसके संबंध में टाइटल के डिक्लेरेशन के लिए हो सकता है। ऐसी संपत्ति को यदि बंधक पे रखी गई होगी तो उसके बंधक का मोचन, रिडेम्पशन का मामला हो सकता है, फॉरक्लोजर का मामला हो सकता है ना, उसके सेल का मामला हो सकता है, या अचल संपत्ति से संबंधित विभाजन का, पार्टीशन का मामला हो सकता है, या अचल संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई हित या किसी अधिकार या दायित्व के निर्धारण के लिए भी आप मामला ला सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी मामले होंगे जो आप लाना चाहते हैं, ऐसे सारे मामले उस स्थान के न्यायालय में दायर किए जाएंगे जिस स्थान में वो संपत्ति स्थित है। पहला फार्मूला है जो धारा 16 बताती है कि अचल संपत्ति से संबंधित सारे मामले
उस स्थान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दायर किए जाएंगे जिस स्थान में ऐसी अचल संपत्ति स्थित है। ठीक है। अब इसी में एक दूसरी बात भी कही गई है कि जहां कोई मामला किसी ऐसी चल संपत्ति का है, अब यहां पे हम अचल संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, चल संपत्ति के, मूवेबल प्रॉपर्टी की। जहां पर कोई मामला किसी ऐसी चल संपत्ति की पुनः प्राप्ति का है, पुनः प्राप्ति का है ना, रिगेन करने का, उसको रिटेन करने का, पुनः प्राप्ति का कोई मामला है, जो चल संपत्ति अटैचमेंट कुर्की या डिस्ट्रेंट, जिसको करस्थम कहते हैं, के अंतर्गत हो या उससे संबंधित हो। यानी यदि किसी चल संपत्ति का संबंध अटैचमेंट कुर्की से या करस्थम डिस्ट्रेंट से हो और ऐसी चल संपत्ति की पुनः प्राप्ति के लिए, उसको फिर से पाने के लिए, है ना, उसको रिगेन करने के लिए यदि आप कोई वाद दायर करना चाहते हैं, तो वो भी वाद उसी स्थान के न्यायालय में दायर होगा जिस स्थान पर वह चल संपत्ति है ना। चल संपत्ति भी तो कहीं ना कहीं होगी भाई, है ना। तो यह धारा 16 बताती है कि अचल संपत्ति से संबंधित लगभग सारे वाद, है ना, उसी स्थान के न्यायालय में लाए जाएंगे जिस स्थान पर वो चल संपत्ति स्थित है। और किसी चल संपत्ति का मामला, उस चल संपत्ति को फिर से पाने का, पुनः प्राप्ति का मामला है, और ऐसी चल संपत्ति जो है अटैचमेंट कुर्की के तहत ले ली गई है, करस्थम के तहत अधिगृहित कर ली गई है, तो ऐसी संपत्ति को पुनर्प्राप्ति करने का मामला भी उसी स्थान के न्यायालय में लाया जाएगा जिस स्थान में वो अचल संपत्ति वर्तमान में है। ठीक है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो धारा 16 के अपवाद के रूप में है। वो क्या कहती है कि जहां पर कोई वाद आपने दायर किया है ना, कोई सिविल सूट लाया है ना, निश्चित रूप से सिविल सूट का मामला, चलिए धारा 16 में है, मतलब अचल संपत्ति से संबंधित है, इसको ही मान लीजिए, है ना। और आप दावा क्यों लाते हैं, आप वाद क्यों दायर करते हैं, कोई ना कोई रिलीफ पाने के लिए, उपचार पाने के लिए, भाई हमको अचल संपत्ति का कब्जा दे दीजिए, हमको अचल संपत्ति में विभाजन करवा दीजिए, हमको अचल संपत्ति में ये हित दे दीजिए, है ना। इस प्रकार का कोई मामला वही लाते हैं ना, अभी वही बताया ना धारा 16 में कि जहां पर वो संपत्ति, जहां पर वो, जिस स्थान पर वो संपत्ति स्थित है। लेकिन इसमें एक बात और है जो अपवाद के स्वरूप में है कि यदि आपने कोई मामला ऐसा लाया हुआ है जिसका संबंध निश्चित रूप से अचल संपत्ति से है, लेकिन उसमें जो आप रिलीफ मांग रहे हैं, जो उपचार मांग रहे हैं कोर्ट से, वो उपचार इस प्रकार का है कि वो जो दूसरा पक्ष जिसके खिलाफ आप मामला दायर कर रहे हैं, प्रतिवादी, उसके द्वारा व्यक्तिगत आज्ञा पालन के अंतर्गत, इसको स्वीय आज्ञा पालन कहा गया है, पर्सनल ओबीडियंस, व्यक्तिगत आज्ञा पालन के द्वारा भी उस रिलीफ को, उस उपचार को पाया जा सकता है। उसके लिए अचल संपत्ति के क्षेत्राधिकार में आने की प्रतिवादी को कोई आवश्यकता नहीं है ना। एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप चाहते हैं कि ये इतना भर वो कर दे प्रतिवादी, तो भी आपको उसका उपचार मिल जाएगा, है ना। तो जब ऐसा मामला है, हालांकि अचल संपत्ति से संबंधित है, लेकिन उसके लिए अचल संपत्ति के क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी को आकर के आपको उपचार देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई कब्जा कर लिया है, अब बोलेगा अब कब्जा तो वहीं आके छोड़ेगा ना, वो नहीं। जहां पर प्रतिवादी को उस क्षेत्राधिकार में आने की जरूरत नहीं है, वो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो इक्विटेबल जो होता है, रेमेडी जो आप चाह रहे हैं, वो जो है वो वहां पर आए बिना, उस क्षेत्राधिकार में आए बिना भी सिर्फ अपने एक व्यक्तिगत एक एक्सरसाइज से, एक पर्सनल ओबीडियंस से, आज्ञा का, कोर्ट की आज्ञा का पालन कर देगा, उतने में ही आपको उपचार मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप मामला वहां पर भी ला सकते हैं जहां पर ऐसा प्रतिवादी निवास करता है, जहां पर ऐसा प्रतिवादी स्वेच्छा से निवास करता है, वास्तव में निवास करता है, एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड इन पर्टिकुलर प्लेस, है ना, जहां पर प्रतिवादी स्वेच्छा से और वास्तव में निवास करता है, या वहां पर कोई कारोबार करता है, या लाभ के लिए कोई काम करता है। ऐसी जगह पर भी आप वो मामला ला सकते हैं जहां पर सिर्फ उसके पर्सनल ओबीडियंस से, उसकी व्यक्तिगत आज्ञाकारिता से, प्रतिवादी के व्यक्तिगत आज्ञा पालन करने से ही मामला
खत्म हो सकता है, आपको उपचार मिल सकता है, वहां पर आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप वही मामला लाएं जहां पर वो अचल संपत्ति स्थित है। आप वहां पर भी मामला ला सकते हैं जहां प्रतिवादी निवास करता है, वास्तव में निवास करता है, स्वेच्छा से निवास करता है, कोई धंधा करता है, कोई कारोबार करता है, या लाभ के लिए कोई काम वहां पर खुद होके करता है ना। तो अब दो स्थितियां हो गई, है ना। एक तो प्रतिवादी जहां निवास करता है, दूसरा जहां पर वो अचल संपत्ति स्थित है। इसका एक उदाहरण जिसको समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि देखिए, मैं चूंकि बिलासपुर का हूं इसलिए मैं आपको बताऊं कि मैं बिलासपुर में रहता हूं, है ना। मैंने जिसके खिलाफ मामला लाया है वो प्रतिवादी रायपुर में है, ठीक है। और मामला क्या है कि मैं उसको जबलपुर में या और कोई शहर ले लें, अंबिकापुर में एक सब संपत्ति है, मैरिज हॉल है या कोई ऑडिटोरियम है, वहां पर वो कोई डांस कंपटीशन करवाना चाहता है। देखिए, मैं रहता हूं बिलासपुर में, प्रतिवादी जो मैं वादी हूं रहता हूं बिलासपुर में, प्रतिवादी कहाँ रहता है, रायपुर में। और प्रतिवादी क्या कर रहा है कि एक डांस कंपटीशन का आयोजन अंबिकापुर के किसी ऑडिटोरियम में करना चाहता है ना। मैं उसको रोकना चाहता हूं, है मेरे पास कानूनी उसके आधार है रोकने के। तो मैं अब मेरे को वाद लाना है ना, मेरे को वाद लाना है ना। पर्टिकुलरली मामला किससे संबंधित है, उस अंबिकापुर के उस ऑडिटोरियम में वो डांस कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ये मेरी मांग है, ये मेरा उपचार है ना। अब मेरे पास विकल्प क्या है कि मैं तो अंबिकापुर में मामला लाऊं कि वो संपत्ति ऑडिटोरियम जो है कहाँ स्थित है, अंबिकापुर के क्षेत्राधिकार में न्यायालय के, है ना। ये धारा 16 कहती है। लेकिन उसी का एक अपवाद है कि चूंकि प्रतिवादी कहाँ निवास कर रहा है, रायपुर में, है ना, स्वेच्छा से निवास कर रहा है, वहां कोई कारोबार करता है या वहां पर अपने काम धाम को करता है ना। तो मैं वहां भी उसके खिलाफ वो मामला ला सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा उपचार, मैं क्या चाह रहा हूं कोर्ट से कि भाई वो सिर्फ इतना करे कि वो ऑडिटोरियम में वो डांस कंपटीशन मत करवाए, इतनी तो मेरी मांग है ना। तो उसके लिए प्रतिवादी को अंबिकापुर जाने की या अंबिकापुर जाकर के उस ऑडिटोरियम को ताला लगाने की जरूरत नहीं है ना। वो रायपुर में ही बैठे बैठे इस बात का डिक्लेरेशन कर दे, कोर्ट की बात को मान ले कि हाँ भाई जैसा वादी चाहते हैं मैं उस ऑडिटोरियम में डांस कंपटीशन नहीं कराऊंगा। उसके इतना कह देने से मेरे को उपचार मिल जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं पर्सनल ओबीडियंस। प्रतिवादी जो है व्यक्तिगत रूप से यदि न्यायालय की इस आदेश का पालन कर दे, है ना, यदि मैंने वो बात दायर किया है कि वहां पर डांस कंपटीशन नहीं होना चाहिए और कोर्ट मेरी बात को मान लेती है और कोर्ट उसको ऑर्डर करती है कि भाई देखो तुम वहां पर डांस कंपटीशन नहीं कराओगे, तो प्रतिवादी इतना ही भर बोल देगा, हाँ हाँ साहब मैं आपके आदेश को मानता हूं, मैं वहां पर कोई डांस कंपटीशन नहीं कराऊंगा, मेरे को उपचार मिल गया, मेरी बात खत्म हो गई, है ना। तो जब इस प्रकार के पर्सनल ओबीडियंस से मेरे को उपचार मिल सकता है, वादी को उपचार मिल सकता है, तो मुझको अंबिकापुर के कोर्ट में जाकर के मामला लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रतिवादी जहां रायपुर में निवास करता है वहां भी मामला ला सकता हूं। ये धारा 16 और उसका अपवाद बताती है, ठीक है। अब आइए धारा 17 पर। धारा 17 इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जहां पर यह बात आती है कि भाई एक संपत्ति है अचल संपत्ति और उस अचल संपत्ति का जो हिस्सा है थोड़ा थोड़ा 2-3-4 न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आ रहा है। वह संपत्ति ऐसे बॉर्डर पर है कि वहीं पर क्षेत्राधिकार बिलासपुर का के कोर्ट का भी है, वहीं दुर्ग के भी कोर्ट का है, वहीं राजनांदगांव के भी कोर्ट का है ना, वहीं पर और भी मुंगेली जिला न्यायालय के कोर्ट का भी क्षेत्राधिकार वहीं पर है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर मामला वादी कहाँ लाए। मान लो वादी को उस अचल संपत्ति के संबंध में कोई मामला लाना है तो आखिर वो कहाँ लाएगा, है ना, कि भाई ये तो 3-4 न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है। तो उस पर धारा 17 कहती है कि जब आपके संपत्ति का विभिन्न हिस्सा विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित है तो आप उनमें से किसी भी न्यायालय में जाकर के उस बात को दायर कर सकते हैं। लेकिन बात उसमें इतनी ही है कि जिस अदालत में आप मामला दायर करेंगे वही अदालत उस पूरे मामले को सुनेगा संपूर्ण रूप से। ऐसा नहीं कुछ मामला आप मुंगेली में लगाएं, कुछ लगाएं वहां, कुछ यहाँ, कुछ वहां, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ये धारा 17 कहती है। अब आए धारा 18 पर। धारा 18 का कहना है कि साहब जहां पर कंफ्यूजन है, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि 2 या 2 से अधिक न्यायालयों के किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वादी का मामला आता है, या वादी की चल संपत्ति, वादी जिस पर मामला लाना चाहते हो चल संपत्ति किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। तो वहां पर कहा गया कि जहां पर इस प्रकार का कंफ्यूजन है वहां पर वादी को एक छूट दी गई है कि वो जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मामला लाना चाहे उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ला सकता है, ठीक है। ये हो गई धारा 18, है ना। अब 19 में आइए। 19 का संबंध किसी चल संपत्ति के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, है ना,
अगेंस्ट द इंडिविजुअल, अगेंस्ट द पर्सन और अगेंस्ट द मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ यदि कोई टार्चुअस एक्ट हुआ है, कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, कोई क्षतिकारक कृत्य किसी ने किया है, जिसको अपन अपकृत्य भी बोलते हैं, है ना। तो धारा 18 क्या कहती है? हमने 16 देखा, 17 देखा, 18 भी देख लिया, है ना। 19 पे आए अपन, है ना। देखिए 16 में तो अपन ने बताया अचल संपत्ति से संबंधित बात, उसका एक अपवाद भी बताया कि जहां पर प्रतिवादी के खिलाफ भी अपन, प्रतिवादी जहां पर स्थायी रूप से या निवास करता है, कारोबार करता है, वहां पर ला सकते हैं। फिर हमने देखा धारा इसमें 17 में कि जहां पर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार मामला आता है, वहां कहां चलेगा? तो हमने बताया किसी भी जगह आप ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरे मामले को ही दायर करना पड़ेगा, है ना। फिर हमने देखा 18 कि जहां पर कंफ्यूजन है कि किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो संपत्ति स्थित है, वहां पर आप किसी वादी को छूट है कि किसी भी एक न्यायालय के क्षेत्राधिकार का चयन करके वहां मामला ला सकता है ना। अब अपन आए 19 में, है ना। 19 क्या बोलता है कि साहब जहां पर कोई ऐसा मामला आप दायर करना चाहते हैं, इसका संबंध किसी चल संपत्ति के प्रति होने वाले अपकृत्य या किसी व्यक्ति के प्रति होने वाले अपकृत्य से संबंधित है। अपकृत्य का मतलब होता है किसी को क्षति पहुंचाना, चाहे आप किसी चल संपत्ति को क्षति पहुंचाएं, चाहे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाएं। जैसे मानहानि का केस होता है, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है, अपकृत्य भी है, अपराध भी है। उसी प्रकार से चल संपत्ति के प्रति कोई क्षतिकारिता आप करते हैं, वो भी अपकृत्य तो है ही है, कई बार वो अपराध की श्रेणी में भी आता है ना। तो किसी व्यक्ति की यदि संपत्ति को, चल संपत्ति को आपने क्षति पहुंचाई है, या उसके व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को आपने क्षति पहुंचाई है, या उसके व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार की उसको क्षति पहुंचाई है, बैटरी का मामला है ना, संप्रहार जिसको बोलते हैं उसका मामला है, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का मामला है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मामला है ना, और आपको बताया मैंने डिफेमेशन का मामला है ना। तो जब इस प्रकार के कोई मामले आते हैं तो वहां पर प्रश्न उठता है कि यहाँ पर वादी जो है, जिसको क्षति हुई है, वो अपनी क्षति पूर्ति के लिए, अपने उपचार के लिए कहाँ मामला दायर कर सकता है। तो उसके लिए ये सूत्र बताया गया है धारा 19 में कि जहां पर ऐसी क्षति कारित की गई है, जहां पर ऐसा दोष कारित किया गया है किसी व्यक्ति प्रतिवादी के द्वारा, उस स्थान पर या जिस स्थान पर प्रतिवादी निवास करता है ना, निवास करता है, स्वेच्छा से निवास करता है, वास्तव में निवास करता है ना, और यहाँ पर जहां पर वो अपना कारोबार करता है, या जहां पर वो अपने लाभ के लिए कोई काम करता है ना, ऐसे स्थान पर जहां पर प्रतिवादी निवास करता है, या कोई बिजनेस करता है, या अर्जन के लिए कोई काम करता है, ऐसे ही स्थान पर, या जहां पर ऐसा दोष कारित किया गया व्यक्ति के प्रति, चाहे चल संपत्ति के प्रति, तो वो स्थान जहां पर दोष कारित किया गया, जहां पर क्षति कारित की गई, जहां पर अपकृत्य किया गया, या वो स्थान जहां पर अपकृत्य करने वाला या प्रतिवादी निवास करता है, ऐसे दोनों में से किसी भी स्थान पर वादी जो है मामला ला सकता है। अब आखिरी बात जो है धारा 20। धारा 20 कहती है कि उपरोक्त धारा 16, 17, 18 और 19 में जो मामले नहीं आते हैं, है ना, जो धारा 16, 17, 18 और 19 के प्रावधानों के तहत जो मामले नहीं आते हैं, ऐसे सारे मामले, संविदा भंग का मामला है और भी जितने मामले हैं, ये सारे मामले कहां पर दायर किए जाएंगे? तो कहा जहां पर काज ऑफ एक्शन एराइज होता है, वेयर द काज ऑफ एक्शन इज एराइज्ड, जहां पर वाद कारण उत्पन्न होता है, या जहां पर प्रतिवादी निवास करता है। धारा 20 कहती है। अब थोड़ा समझ ले वाद कारण क्या है, वाद कारण कहां उत्पन्न होता है। वाद कारण का मतलब होता है साहब, वाद कारण का अर्थ, काज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि वो कारण जिसने आपको ये वाद दायर करने के लिए मजबूर किया, विवश किया। साहब बिना कोई कारण के तो आप वाद दायर करेंगे नहीं, है ना। यदि आपके अधिकारों को क्षति पहुंची है, आपको व्यक्तिगत रूप से कोई क्षति पहुंची है, आपके व्यक्तिगत अधिकार को, आपके संपत्ति संबंधी अधिकार को कोई क्षति पहुंची है, चाहे वो संपत्ति चल संपत्ति हो, चाहे अचल हो, चाहे कोई संविदा भंग का मामला है ना, कोई भी प्रकार का जो मामला है ना, बिना किसी कारण के पैदा नहीं होता। तो जो कारण, जो तथ्य ऐसे विवाद को पैदा करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, द फैक्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट डिस्प्यूटेड फैक्ट, विवादग्रस्त तथ्य को जो पैदा करने के लिए जो कारण, जो परिस्थितियां होती है, उन्हें हम काज ऑफ एक्शन बोलते हैं, वाद कारण, है ना। तो देखना पड़ता है। ऐसे धारा 20 कहती है कि कुछ जो मामले धारा 17, 18, 19 के अंतर्गत नहीं आते, 16, 17, 18, 19 के अंतर्गत नहीं आते, वे मामले कहां आएंगे? जहां पर काज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है, जहां पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है, या जहां पर प्रतिवादी निवास करता है ना। तो आपने देखा कि वाद कारण क्या है ना। वाद कारण को हमने समझा,
अब अपन के पास एक पिक्चर क्लियर हो गया कि धारा 16 के अंतर्गत, धारा 17 के अंतर्गत, धारा 18 के अंतर्गत, धारा 19 के अंतर्गत, धारा 20 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हीं प्रावधानों के तहत आपको ये तय करना है कि आपका मामला किस स्थान के न्यायालय पर दायर किया जाएगा। ये चारों सूत्र आप याद रखिए। अब उसके बाद जो है हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि स्थान तो तय हो गया, अब उस स्थान के किस न्यायालय में आपको यह मामला दायर हो। उस स्थान पर हो सकता है एक से अधिक न्यायालय हो, है ना, तो उस स्थान के किस न्यायालय को आपके मामले को सुनने का अधिकार है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब इस मुद्दे पर हमारी जो अगली मुलाकात होगी उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।